बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस की। वो बिज़नेस जो रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं, फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं और फिर कस्टमर्स को सेल करते हैं। तो इन बिज़नेस का भी रेवेन्यू सेल्स से ही जनरेट होता है, जिस तरह ट्रेडिंग बिजनेसेस का सेल से जनरेट होता है। लेकिन इन बिज़नेस के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स ज़्यादा प्रिपेयर की जाती हैं, कुछ वर्किंग ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इन बिज़नेस के अंदर प्रोडक्शन की जाती है और प्रोडक्शन के कुछ रिकॉर्ड्स एडिशनल मेंटेन किए जाते हैं जो कि नॉर्मल बिजनेस के अंदर नहीं किए जाते। अगर ये कहा जाए कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के जो रिकॉर्ड्स हैं सबसे ज़्यादा डिटेल्ड होते हैं और सबसे ज़्यादा इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, तो गलत नहीं होगा। सर्विस बिज़नेस और ट्रेडिंग बिज़नेस के जो अकाउंट्स होते हैं उनमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं होती हैं और उनके बारे में अगर आपने सीखना है तो मैंने सेपरेट वीडियोस इन दोनों बिज़नेस के बनाए हुए हैं, तो आप मेरे चैनल में जाके उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी कि हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस। आपके सामने मैंने ये एक ट्रायल बैलेंस रखा है अदनान शुगर मिल्स लिमिटेड का एज ऑन दिसंबर 31, 2019। ये ट्रायल बैलेंस के अंदर अकाउंट्स जो भी एडजस्टेड हैं वो रिपोर्टेड हैं। हम इन अकाउंट्स की ही मदद से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे और देखते हैं कि ये किस तरीके से ये डाटा फ्लो करेगा और किस तरीके से डाटा इन स्टेटमेंट्स के अंदर मूव करेगा। आपके सामने मैंने तमाम स्टेटमेंट के फॉर्मेट्स बना के रखे हैं ताकि आपको इजीली ये समझ आ जाए कि कौन सी फिगर को हमने किस तरीके से पुट करना है और कौन सी स्टेटमेंट किस तरीके से प्रिपेयर होगी। तो इससे पहले कि हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो अगर आपने मेरी वीडियोस वॉच की हों सर्विस बिजनेस की और मर्चेंडाइजिंग बिजनेस की, तो वहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट होती है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होती है। लेकिन चूंकि ये बिज़नेस हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और इस बिज़नेस के अंदर गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, तो लिहाजा इस बिज़नेस के अंदर एक शेड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, यानी ये जो मैं आपके सामने एक फॉर्मेट बनाया है, ये एडिशनल शेड्यूल है जो हम प्रिपेयर करते हैं। फिर जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हम कंप्यूट कर लेंगे, उस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की मदद से हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम जी शेड्यूल ऑफ या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर कंप्यूट करेंगे। तो इसके फॉर्मेट में सबसे पहले अगर मैं फॉर्मेट एक्सप्लेन करूं, तो आप देखते हैं कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके पास 3 किस्म की इन्वेंट्रीज होती हैं। नंबर 1 रॉ मटेरियल्स की इन्वेंट्री, नंबर 2 वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री और नंबर 3 फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री। ये 3 इन्वेंट्रीज इनके पास होती हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन रॉ मटेरियल परचेज करती हैं। जो रॉ मटेरियल यूज़ होने से बच जाता है ईयर एंड पे, वो बैलेंस शीट में एज एन एसेट रिपोर्ट होता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज एन एसेट रिकॉर्ड होता है। तो वो इन्वेंट्री कहलाती है रॉ मटेरियल्स इन्वेंट्री। जो इन्वेंट्री आपने इशू की है, गुड्स प्रोड्यूस हो रही है लेकिन अभी वो फिनिश नहीं हुई हैं, वो इन प्रोसेस हैं, तो वो अगर ईयर एंड के ऊपर कुछ गुड्स इन प्रोसेस हैं, यानी ना तो वो रॉ मटेरियल स्टेज के ऊपर है ना ही वो फिनिश गुड स्टेज के ऊपर हैं, वो अनप्रोसेस्ड गुड्स या इन बिटवीन उनकी प्रोडक्शन अभी हो रही है, तो ऐसी प्रोडक्ट्स हम या ऐसी इन्वेंट्री को हम कहेंगे वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। और तीसरी इन्वेंट्री जो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री होती है, जो गुड्स हमारी रेडी टू सेल कंडीशन में फिनिश होती हैं, वो हमारी फिनिश गुड इन्वेंट्री कहलाती है। तो ये हमने इन तमाम इन्वेंट्रीज का इम्पैक्ट हमने देखना है कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट में ये कहाँ कहाँ फ्लो कर रही है। तो जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, इसमें सबसे पहले ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, जो आपके पास ट्रायल बैलेंस में गिवन होगी। ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है। ये देखिए मैंने इसके साथ डेट भी मेंशन कर दी है ताकि ये आइडेंटिफाइड हो जाए कि ये ओपनिंग इन्वेंट्रीज हैं। और अदर इंफॉर्मेशन के अंदर इन तमाम इन्वेंट्रीज का, यानी रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड की क्लोजिंग इन्वेंट्रीज भी आपको गिवन है। तो जहाँ जहाँ क्लोजिंग की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम क्लोजिंग रॉ मटेरियल का डाटा यहाँ से पिट करेंगे
और जिस स्टेटमेंट के अंदर ओपनिंग चाहिए होगी तो वहाँ से हम ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो इन ट्रायल बैलेंस से हम पिक कर लेंगे। तो सबसे पहले जी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में हम पुट करते हैं। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हमें ट्रायल बैलेंस से ही पिक करना है। दिस इज ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के अंदर हम ऐड करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और आप जानते हैं कि आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग का कोर्स लिया है तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए प्रोडक्ट। यानी अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के 3 कंपोनेंट होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। तो हमने ये तीनों एलिमेंट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के फॉर्मेट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर पुट करने हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का जो पहला कंपोनेंट है वो डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड है। और डायरेक्ट मटेरियल यूज भी कंप्यूट कैसे होगा कि हमारे पास जो ओपनिंग रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है उसमें हम ऐड करेंगे परचेजेस और लेस कर देंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल्स। अच्छा, जिस तरीके से ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिस्काउंट्स एंड रिटर्न्स वगैरह अगर हो या कोई फ्रेट इन वगैरह हो तो वो भी आपने इसमें इनकॉर्पोरेट करना है। उसकी डिटेल मैंने ट्रेडिंग बिजनेस के वीडियो के अंदर डिटेल से एक्सप्लेन कर दी है। लेकिन यहाँ मैंने सिंप्लिसिटी के लिए यही एज्यूम किया है कि यहाँ आपके पास कोई फ्रेट इन नहीं है और कोई रिटर्न्स एंड डिस्काउंट्स वगैरह नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। रॉ मटेरियल परचेज करने के ऊपर भी आपको फ्रेट इन पे करना पड़ सकता है और रॉ मटेरियल परचेज करने के दौरान आप रिटर्न्स भी करते हैं, आपको डिस्काउंट्स भी मिलते हैं, लिहाजा वो भी फिर आपने इस तरीके से इनकॉर्पोरेट करने होंगे। जी, ओपनिंग रॉ मटेरियल ये भी हम ट्रायल बैलेंस से ही पुट करेंगे। तो ओपनिंग रॉ मटेरियल यहाँ से हमने पुट कर लिया। इसमें ऐड हमने करना है जी परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। ये भी हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये ओपनिंग और परचेजेस को ऐड करेंगे तो दिस इज अवेलेबल फॉर यूज। अगर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है तो ये आता है अवेलेबल फॉर सेल। लेकिन यहाँ पे चूंकि मटेरियल अभी हमने यूज करना है तो दिस इज अवेलेबल फॉर यूज। और इसमें से क्लोजिंग रॉ मटेरियल हम माइनस कर देंगे और क्लोजिंग रॉ मटेरियल का डाटा आपको दिया हुआ है 67269। ये आपको अदर इंफॉर्मेशन के अंदर डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है 67269। और जब हम इस फिगर में से अवेलेबल फॉर यूज में से क्लोजिंग को माइनस कर देंगे तो ये जो हमारी फिगर है ये डायरेक्ट मटेरियल यूज की है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का पहला कंपोनेंट हमें कैलकुलेट हो गया है। इसके बाद डायरेक्ट लेबर है, ये डायरेक्ट मटेरियल यूज हमें कंप्यूट हो गया। इसको थोड़ा सा हम अगर आइडेंटिफाइड कर लें ताकि ये हो जाए, हाँ जी से बोर्ड कर लेते हैं, थोड़ा टैलिक कर लेते हैं। डायरेक्ट लेबर है, ये भी हमें ट्रायल बैलेंस से दिया होगा जो भी हमने लेबर की कॉस्ट पे की है। और इसके बाद जो फैक्ट्री ओवरहेड है जिसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कहते हैं, ये मैंने अल्टरनेट टर्म यहाँ पे लिख दी है, ये भी आप यहाँ पुट करेंगे। तो अगर आप देखें कि डायरेक्ट मटेरियल यूज, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड ये तीनों को अगर आप ऐड करते हैं तो दिस इज द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एडेड दिस पीरियड। ये आपने इस साल ऐड की थी और इस एडिशन में अगर आप ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को ऐड कर देते हैं तो दिस विल बी टोटल कॉस्ट इन प्रोसेस। टोटल कॉस्ट इन प्रोसेस से मुराद वो प्रोसेस में कॉस्ट है जो आपने इस साल एक तो ओपनिंग की कॉस्ट रिसीव की थी आपने जो पिछले साल प्रोसेस होने से रह गई थी, और इस साल आपने जो कॉस्ट ऐड की है वो आपने फर्दर इसमें ऐड कर दी। तो दिस विल बी टोटल कॉस्ट इन प्रोसेस। और इसमें आप अगर आप माइनस कर देंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जो कि आपको यहाँ पे अदर इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है 91079 ये आपको क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इसमें दिया गया है। तो इस टोटल कॉस्ट ऑफ इन प्रोसेस में से अगर आपने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को माइनस कर दिया है तो ये फिगर आपके पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। यानी ये प्रोडक्ट, ये उन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट है जो हमने इस पीरियड में मैन्युफैक्चर्ड की हैं, और यही प्रोडक्ट्स फिर हम क्या करते हैं फिजिकली प्रोडक्शन प्लांट से मूव करके हम फिनिश गुड वेयर हाउस में इनको शिफ्ट कर देते हैं। अब हम तैयार हैं जी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के, क्योंकि हमें ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है ये हमें कंप्यूट कर लिया।
ट्रेडिंग कंपनीज के अंदर ये चीज़ें हमें कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं पेश होती, क्योंकि ट्रेडिंग कंपनीज रेडी टू सेल कंडीशन में ही गुड्स को परचेज करती हैं। बाकी सारा प्रोसीजर जो है वो तकरीबन यहाँ से ऑनवर्ड्स वही है जो हमारा ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है। चलें जी, इसको भी देखते हैं। सबसे पहले जी सेल्स रेवेन्यू हमने यहाँ पे पुट करना है। सेल्स रेवेन्यू, इसमें से भी मैंने ये एज्यूम किया है कि कोई रिटर्न्स एंड डिस्काउंट्स वगैरह नहीं है। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि सेल्स के ऊपर कुछ रिटर्न्स भी आती हैं और कुछ हमें कस्टमर्स को डिस्काउंट भी देना पड़ता है। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने यहाँ पे रिटर्न्स एंड डिस्काउंट्स को एज्यूम किया कि वो नहीं है। ये जो सेल्स हमारे पास रेवेन्यू है दिस फिगर। उसके बाद चूंकि हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है जिस तरीके से हम ट्रेडिंग बिजनेस में निकालते हैं, तो उसके लिए ओपनिंग फिनिश गुड्स है, वो हमें ट्रायल बैलेंस से डाटा दिया होगा, वो हम यहाँ पुट कर देते हैं। दिस इज द ट्रायल बैलेंस डाटा, और इसमें हम ऐड करेंगे यही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो हमने पिछली स्टेटमेंट के अंदर कंप्यूट की है। दिस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ये ऐड कर देंगे, और इस कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इसको कहेंगे दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और इसमें से हम क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस करेंगे जो हमें यहाँ पे अदर इंफॉर्मेशन में डाटा दिया हुआ है 1000657, तो ये हम यहाँ पुट कर देंगे, और इस अवेलेबल फॉर सेल में से हम माइनस कर देंगे क्लोजिंग, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। सेल्स रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आप माइनस कर दीजिएगा, तो ये हमारे पास फिगर आती है ग्रॉस प्रॉफिट की। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने रिपोर्ट करने हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वही यानी जनरल, एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस, ये भी हमें ट्रायल बैलेंस में दिए होंगे। अगर ये हमें आइटम वाइज दिए हुए हैं तो हम पहले इनको आइटम वाइज ही लिखेंगे। यहाँ हमें एज अ ग्रुप कंबाइन दिया हुआ है, तो सेलिंग एंड सबसे पहले जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव है, और उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं। ये हमने प्लॉट कर दिए। इन दोनों एक्सपेंसेस का टोटल आ गया 513531, और ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने इन टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, तो दिस इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। उसके बाद जी हमने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम ऑपरेटिंग इनकम भी कह सकते हैं, इसमें से हमने सबसे पहले इंटरेस्ट को माइनस करना है। तो इंटरेस्ट की फिगर भी हमें ट्रायल बैलेंस से एक्सपेंस की फिगर में मिल जाएगी। दिस इज इंटरेस्ट एक्सपेंस। इस फिगर में से इंटरेस्ट एक्सपेंस को माइनस करने के बाद ये जो फिगर आएगी इसको हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स कह सकते हैं या अर्निंग बिफोर टैक्स कह सकते हैं। और इस अर्निंग बिफोर टैक्स में से हमने इनकम टैक्स एक्सपेंस को माइनस करना है जी, तो ये भी हमें ट्रायल बैलेंस से इनकम टैक्स एक्सपेंस दिया है। तो दिस फिगर इज कॉल्ड द नेट इनकम ऑफ द बिजनेस, जो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आ गई। अब देखिए आपके इस शेड्यूल से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर कंप्यूट की है, और ये इस स्टेटमेंट की जो आउटपुट थी वो अगली स्टेटमेंट की इनपुट बनती है। तो इस तरीके से ये हम अपने डाटा का फ्लो कर रहे हैं। ट्रायल बैलेंस से हम डाटा फीड कर रहे हैं और उसी डाटा की मदद से हम ये स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके बाद ये हम प्रिपेयर करते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जिसमें अंदर हमने इक्विटी आइटम्स को सेपरेटली रिपोर्ट करना होता है। तो सबसे पहले जी शेयर कैपिटल का कॉलम हमने बनाया है। तो शेयर कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस है दिस इज शेयर कैपिटल, ये हम यहाँ रिपोर्ट करेंगे, और ये वो जो अमाउंट है ये वो अमाउंट इतने के हमने शेयर्स इशू किए हुए हैं, और ड्यूरिंग द पीरियड कोई ऐसी इसके अंदर मूवमेंट नहीं रिकॉर्डेड है, लिहाजा ये हम एज इट इज लिख देंगे। रिटेन अर्निंग का ये भी एक इक्विटी आइटम है, इसके अंदर मूवमेंट होती है जी। तो सबसे पहले रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा वो हम ले लेंगे, और उसमें हम ये प्रॉफिट जो हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से ये वाला प्रॉफिट कंप्यूट किया है इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। तो इन दोनों का सब टोटल निकल जाएगा, और उसमें से हम डिविडेंड को माइनस कर देंगे, जो हमारा डिविडेंड्स हमने पे किए हैं जो हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होगा। तो दिस विल बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी आइटम्स। तो देखिए ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बन गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप बनता है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का बनता है, जिसके अंदर हमने एसेट्स और इक्विटीज को रिपोर्ट करना है। तो एसेट्स में करंट एसेट्स है, सबसे पहले कैश को रिपोर्ट कर दें, दिस इज कैश।
फिर अकाउंट रिसीवेबल जो कि हम ट्रायल बैलेंस से डाटा लेंगे, दिस इज अकाउंट रिसीवेबल। और अब देखिए ये हमारी इन्वेंट्री मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की 3 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज होंगी, रॉ मटेरियल की भी, वर्क इन प्रोसेस की भी और फिनिश गुड्स की भी। ये हमने क्लोजिंग इन्वेंट्रीज यहां पुट करनी है, वो इन्वेंट्री जो ईयर एंड के ऊपर बच गई हैं, स्टोर में पड़ी हुई हैं, तो ये क्लोजिंग आप पुट कर दें। रॉ मटेरियल क्लोजिंग ये वाली फिगर आ जाएगी, वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग ये वाली फिगर आ जाएगी, और फिनिश गुड की जो क्लोजिंग है वो ये वाली क्लोजिंग आ जाएगी। ठीक है, ये वही क्लोजिंग डाटा है जो मैं अदर इंफॉर्मेशन में यहाँ पे गिवन था। उसके बाद ये टोटल इन्वेंट्रीज आपकी पुट हो गई, और टोटल इन्वेंट्रीज में ये दोनों एसेट्स को आपने ऐड कर दिया, तो ये टोटल करंट एसेट्स आपके पास आ गए हैं। उसके बाद आपके पास नॉन करंट एसेट्स हैं। नॉन करंट एसेट्स में आपके पास मशीनरी है और उसका रिलेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, वो हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये मशीनरी की बुक वैल्यू आ जाएगी जी। इसके बाद हमने अकाउंट्स पेबल और ये लायबिलिटीज को रिपोर्ट करना होता है। लायबिलिटीज में हमारे पास अकाउंट्स पेबल दिया हुआ है, वो हम भी ट्रायल बैलेंस से लेंगे जी। उसके बाद इनकम टैक्स पेबल है, वो भी हम ट्रायल बैलेंस से ही डाटा लेंगे इनकम टैक्स पेबल का। टोटल ये करंट लायबिलिटीज आपके पास आ गई हैं। अब हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो कि हमें बॉन्ड्स पेबल की फॉर्म में दी हुई है, वो हम यहां पुट करेंगे। और इसके बाद हम जो इक्विटी आइटम है, ये हमारे टोटल लायबिलिटीज आ गई, यानी ये दिस करंट लायबिलिटीज एंड दिस नॉन करंट लायबिलिटीज will be added to arrive at the figure of total liabilities. Now we'll add the shareholder equity items, जिसमें सबसे पहले हम ये क्लोजिंग शेयर कैपिटल रिपोर्ट करेंगे, वो हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से रिपोर्ट करेंगे, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम क्लोजिंग रिटेन अर्निंग को पुट करेंगे। तो देखें इस क्लोजिंग को पुट करने के बाद हमारा एसेट साइड और इक्विटी साइड जो है, और ये जो क्रेडिट साइड है यानी लायबिलिटी एंड इक्विटी साइड, ये बराबर हो गई हैं। तो ये प्रोसेस था जी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस का। अगर आप एज अ होल देखें तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस का तकरीबन जो फ्लो ऑफ कॉस्ट है सेम ही होता है, जबकि बल्कि इसमें से फ़र्क ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके पास कुछ रिकॉर्ड्स एडिशनल बने होते हैं, क्योंकि वो गुड्स को परचेज करने के बजाय प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो बेसिकली अगर हम ये नहीं कह सकते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई इजाफा हुआ है, बल्कि कुछ वर्किंग में इजाफा हुआ है। यानी अगर हम ये कहें कि शेड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एक तरह से सब वर्किंग है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की, तो ये भी गलत ना होगा, ये एक तरह से एनेक्चर कह लें आप। तो सबसे पहले आप ये प्रोड्यूस करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो आई होप आपको ये प्रोसीजर समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस प्रिपरेशन, मुझे आप मेरे चैनल पे कमेंट करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इंशाल्लाह इसी तरीके से आपको अकाउंटिंग फाइनेंस के रिलेटेड सब्जेक्ट्स के हवाले से जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें और आपकी नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो विद दिस आई वुड लाइक टू से यू अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।